नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा यह है कि बढ़ेगी ईएमआई तो कैसे होगी भरपाई। ये सवाल इसलिए क्योंकि सस्ते होम लोन का दौर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि एसबीआई ने एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस और कोटक महिंद्रा ने भी एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। एमसीएलआर वो रेट होता है जिसके आधार पर बैंकों की ओर से दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर तय होती है। तो सवाल ये है कि अब जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो रहा है, आपकी ईएमआई पर कितना फर्क पड़ेगा। आपने जो होम लोन लिया है या फिर जो आप लेने वाले हैं, वो अब आपको किस रेट पर मिलेगा, वो कितना महंगा होने वाला है। और अगर महंगा होने वाला है, आगे और ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, तो अब आपकी नई प्लानिंग होम लोन को लेकर और बाकी लोन को लेकर क्या होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर दरें बढ़ती हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। इस पर हम डिटेल में आज बातचीत करेंगे एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। महंगे होम लोन और कार लोन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर होम लोन सहित सभी तरह के लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा। एमसीएलआर वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर बैंक कर्ज दे सकता है। सरल भाषा में कहें तो एमसीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय किया गया एक ऐसा स्केल है जिसके आधार पर कमर्शियल बैंक किसी कर्ज पर ब्याज दर तय करते हैं। एमसीएलआर जितने कम समय के लिए होगा, बैंकों को जोखिम उतना कम होगा। इसलिए बैंक्स कम अवधि के लिए एमसीएलआर की दरें कम रखते हैं। ज्यादा समय के लिए लोन में जोखिम भी अधिक होता है, ऐसे में इनका एमसीएलआर भी ज्यादा होता है। ये भी जानना जरूरी है कि बैंक जितने भी तरह के कर्ज बांटते हैं, उनमें एमसीएलआर लिंक्ड लोन की हिस्सेदारी 53% के करीब होती है। आपको समझाते हैं कि किन बैंकों ने कितना एमसीएलआर बढ़ाया है और इसका लोन लेने वालों पर कितना असर पड़ने वाला है। एसबीआई बात करें तो इसने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी भी हो गई हैं। बैंक के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होम, ऑटो या पर्सनल लोन लेने वालों पर पड़ेगा। ये सारे लोन महंगे हो जाएंगे और ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई ने एक दिन से 3 महीने तक के लिए एमसीएलआर को 6.65% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। वहीं 6 महीने तक के लिए इसे 6.95% से बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। एक साल के लिए एमसीएलआर की दर 7.1% होगी। वहीं 2 और 3 साल के लिए एमसीएलआर को 7.3% और 7.4% कर दिया है। 3 साल से एसबीआई ने इस रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक ने अपने एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसी महीने की 8 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी में भले ही दरें नहीं बढ़ी हों, लेकिन रिजर्व बैंक ने आगे दरें बढ़ाने के संकेत जरूर दे दिए हैं और यही वजह है कि बैंकों की तरफ से अब इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई है। एमसीएलआर बढ़ाने से सभी तरह के कर्ज महंगे होने तय माने जा रहे हैं। ऐसे में घर और कार खरीदारों के लिए अच्छा मौका है कि लोन पर ब्याज दर और बढ़ने से पहले मौके का फायदा उठा ले, वरना नया होम, ऑटो लोन रेट आ जाने के बाद उन्हें महंगी दर पर कर्ज लेना होगा। बैंकों के एमसीएलआर की दर बढ़ाने से एक बात साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में आरबीआई पॉलिसी रेट में बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रमेश सिंह साहब, जो कि पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। हमारे साथ फिरोज अजीज हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी के। और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा साहब हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि अब ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत हो रही हैं, इसके इंडिकेशन भी मिल गए हैं और अब आंकड़े भी आ रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल रमेश सिंह साहब आपसे ये होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से दरें बढ़ी नहीं हैं और ये मतलब जो हम दौर अभी देख रहे हैं, इससे पहले या यूं कहें कि अभी भी ये सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट का रिजीम हम देख पा रहे हैं। सर,
अब चूंकि इसके संकेत मिलने लगे हैं, आरबीआई ने भी अपनी पॉलिसी में इस बात के संकेत दिए कि आगे दरें बढ़ेंगी, तो आप चूंकि बैंकर हैं सर, आप जरा हमें ये बताएं कि जब दरें बढ़नी शुरू होती है या घटनी शुरू होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब अगर मान लीजिए आज एसबीआई ने 10 बेसिस पॉइंट एमसीएलआर बढ़ाया, बाकी बैंकों ने 5 बेसिस पॉइंट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर आमतौर पे जब इसमें बढ़ोतरी शुरू होती है तो? देखिए, एमसीएलआर जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट है, एमसीएलआर, वो बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ने डिसाइड करने का रखा हुआ है। या तो आप मंथली इसको रिवाइज कीजिए, क्वार्टरली कीजिए, इस तरह से होगा। जब ये जहां तक वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में, तो एमसीएलआर अगर आज मैंने कैश क्रेडिट लिमिट नहीं ली है या वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने लोन लिया है, तो एमसीएलआर आज जो मेरा रहेगा वो लगने के बाद से अगले 1 साल तक के लिए वही रहेगा, भले वो चेंजेस आवे उसके बाद में रिव्यू करते हैं। बाकी जितने फ्लोटिंग रेट लोन आपके हैं, हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो वगैरह, वो जैसे जैसे एमसीएलआर चेंज होगा वैसे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहेंगे। उसके कुछ स्प्रेड बैंक ने रखा रहता है, एमसीएलआर प्लस 50 बेसिस, एमसीएलआर प्लस 30 बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से एमसीएलआर तय होता है। और चूंकि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और इवन आपने बताया बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये जरूरी था, क्योंकि अब आप सिंपल से कंपेयर कीजिए कि 1 साल पहले अगर हम अमेरिकन मार्केट में देखें 10 साल की जिसे की रेट वो 0.80 0.70 बेसिस हुआ करती, तो आज 2.83% है 1 साल के अंदर। हाँ। तो ये हमारे यहाँ पे कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने रिसेशन के चलते और कोविड के चलते इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करके रखा हुआ था। क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड ये यील्ड्स जो है ऊपर जाने लगे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी आज नहीं तो कल इस चीज को फेस करना पड़ेगा और इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो जहां तक मैं जानता हूँ, वो एमसीएलआर जो होता है वो मंथली भी हो सकता है, इट कैन बी क्वार्टरली। हर बैंक अपना वो उस तरह से पब्लिश करता है। ठीक बात है। लेकिन सर, मतलब ये बात आपने ठीक कही, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की बढ़ोतरी शुरू होती है तो क्या मान लीजिए चाहे मंथली रिव्यू हो चाहे क्वार्टरली हो, तो क्या लगातार मंथली या क्वार्टरली इसमें बढ़ोतरी होती रहती है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि आमतौर पे क्या फार्मूला बैंक अपनाते हैं इसको बढ़ाने का? क्या लगातार बढ़ाते हैं? एक बार जब बढ़ाना शुरू किया तो उसका कितने ट्रांचेज में ऑलमोस्ट बढ़ाते हैं वो, या बीच में गैप भी देते हैं? क्या मतलब ट्रेंड आप तक आपने क्या देखा है आपने? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बैंक वाले जो होते हैं एमसीएलआर कैलकुलेट करते हैं अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग को रखते हुए, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वो एमसीएलआर अगर बैंक ने मंथली चेंजेस करने का सिस्टम रखा हुआ है, अब पिछले क्योंकि इतने मैं समझता हूँ पिछले कई महीनों से, लगभग साल भर से बैंकों ने एमसीएलआर में चेंजेस नहीं किए, क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में उधरी थे, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे ना कुछ बढ़ रहे थे, डिपॉजिट के ऊपर भी उनको कॉस्ट ऑफ फंड्स वही भी था। हाँ। सब कुछ था, इसलिए एमसीएलआर भी सेम रखा हुआ था। क्योंकि अब सब जगह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, इसलिए अब बैंकों को डिपॉजिट रेट बढ़ाने पड़ रहे थे। जब डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे तो एमसीएलआर चेंज होगा, और एमसीएलआर चेंज होगा तो सारे लोन ऑफ अकाउंट को इम्पैक्ट करते रहेगा। वो ये कोई निश्चित फॉर्मूला किसी के पास नहीं होता है कि एमसीएलआर कब चेंज करना है। अच्छा। अगर मेरे पास 1 महीने के बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे कॉस्ट ऑफ फंड्स वही रह गए, तो मैं मेरे एमसीएलआर को सेम रखूंगा, मैं चेंज नहीं करता हूँ। अच्छा, इसीलिए कुछ बैंक इसको क्वार्टरली भी रखते हैं। ओके, क्वार्टर में एक ही बार उसको वर्कआउट करके बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो इसकी कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर एक बार बढ़ना शुरू हो तो बढ़ना रहेगा। हाँ। हर महीने बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने बहुत डिटेल में इसको बताया कि क्या तरीका आगे इसमें हो सकता है। लेकिन अब फिरोज अजीज साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि आगे ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, ये संकेत आरबीआई की तरफ से भी मिले हैं और बैंकों ने तो देने शुरू ही कर दिए हैं, तो अब आप जरा बताएं कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है एमसीएलआर पे, क्या उनको फिक्स रेट पर शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि आगे तो लोन महंगा होने वाला है, और या उनको अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जून तक की पॉलिसी का वेट करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है, 50 पैसे 75 पैसे की रेपो रेट और रिवर्स रेपो पे भी मूवमेंट अपवर्ड्स देखने को मिल सकती है। अब एक लोन बोरोवर जो ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं, वो उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जिनकी भी लोन्स हैं उनको कन्वर्ट करके उसको फ्लोटिंग रेट मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स में, होम क्रेडिट अकाउंट्स में कन्वर्ट जरूर करना चाहिए। जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो आप अपने जो लोन्स हैं उसको होम क्रेडिट अकाउंट्स में कन्वर्ट करें। दैट्स सजेशन 1। होम क्रेडिट अकाउंट का मतलब यह है कि अगर मैंने होम लोन 1 करोड़ का लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और मेरे पास 5 दिन के लिए
1 लाख रुपए मेरी बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो वो 1 लाख रुपए अगर मैं होम क्रेडिट अकाउंट में डाल देता हूं तो उन 5 दिनों के लिए मुझे 1 करोड़ पे ब्याज नहीं लगेगा, 99 लाख पे ब्याज लगेगा। इसको कहते हैं होम क्रेडिट अकाउंट। होम क्रेडिट अकाउंट बहुत एफिशिएंट होते हैं और उससे जो टोटल आपकी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होनी है उसकी पूरी आप रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा एक इंसान के पास रहती है। सो दैट्स फर्स्ट सजेशन। दूसरा, अगर आप फिक्स्ड रेट पे जाते हैं तो ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि बैंक आपको सेम भाव पे फिक्स्ड रेट दे देगी। वो जब आपको फिक्स्ड रेट बैंक देगी, ऑफर करेगी, तो %0.5 ज्यादा ही लेगी। तो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेती है कि %0.5 तो ज्यादा ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो उसी में आपका खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा। दूसरा, अगर वो फिक्स्ड भी करती है तो 2 साल के लिए, फॉर एग्जांपल HDFC अपने होम लोन को 2 साल के लिए फिक्स करती है और एक्सिस तो 12% पे फिक्स करती है पूरे लोन टेन्योर पे। सो व्हाट अ बैंक डज इज दे चार्ज यू मोर व्हेन यू गो फॉर अ फिक्स्ड रेट, सो इट टेक्स अवे द सोल पॉइंट। तो आप ये सुझाव दे रहे हैं कि लोन को फिक्स रेट पर शिफ्ट ना कराएं, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, फिक्स ना कराएं। अगर जो भी फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड में अगर अंतर कम हो, 25 पैसे का अंतर हो, तो आप जरूर कराएं। अच्छा। अगर 50 पैसे का अंतर है तो जो आप रिस्क मिटिगेट करने जा रहे हैं वो रिस्क आप पहले दिन ही वो भाव आप एक्स्ट्रा बैंक को दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण शो भी है ये। इसीलिए आज हमने ये शो प्लान किया है कि अगर मान लीजिए अभी आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का 7%, 6.75% या 7.5%, अगर आपको फिक्स रेट और फ्लोटिंग का रेट मतलब ये हुआ कि जैसे ही ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी उसका तुरंत इम्पैक्ट आपके EMI पर आ जाएगा। फिक्स रेट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होगा, तब तक आपके लोन में जिस रेट पे आपने फिक्स कराया है उसी रेट पे रहेगा, बेशक बीच में दरें ऊपर नीचे हो जाए। अगर फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के बीच, जो अजीत साहब कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक का अंतर हो, कि मान लीजिए आपका जो फ्लोटिंग जिस पे आपने होम लोन लिया है फ्लोटिंग है और वो 7% पे है, और फिक्स में आप जा रहे हैं कि 7.25% है, अगर 25 बेसिस पॉइंट का फर्क हो तो आप शिफ्ट करा सकते हैं, तब आपको फायदा हो सकता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा है, मान लीजिए आपका फ्लोटिंग रेट 7% है और फिक्स रेट 7.4 या 7.5% है, तब आपके लिए शिफ्ट कराना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि शिफ्टिंग का एक चार्ज भी आपको पे करना होता है, तो उसी वक्त आपको उसका नुकसान हो जाएगा। ये सुझाव अजीत साहब ने दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। अब रुंगटा जी, एक बात आप बताएं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि अब हम सब ये जान रहे हैं कि आगे दरें बढ़नी है और पता नहीं कितनी बढ़ेगी, क्योंकि जब घटनी शुरू हुई तो मेरे ख्याल से 250 बेसिस पॉइंट या यूं कहें आपकी 2.5% तक की गिरावट आई थी ब्याज दरों में, जब इसको घटाना शुरू किया गया था। तो क्या उसी रफ्तार से ये 2.5% तक बढ़ने की भी आशंका होगी? और अगर मान लीजिए इतनी बढ़ने की आशंका होगी, तब भी क्या लोन शिफ्ट कराना ठीक नहीं है, या तब करा लेना चाहिए अगर किसी का लोन 10 साल या उससे ज्यादा के लिए बचा हुआ है, 50 लाख या उससे ज्यादा के लिए बचा हुआ है? अगर आप बात कर रहे हैं कि जो बढ़त होगी, अगर वो 2.5% तक की होती है और ये दिख रहा है आपको, तो मोस्ट सर्टेनली आप ये देखेंगे कि भाई अगर मैं थोड़ा ज्यादा ब्याज देके अगर फिक्स रेट पे आज शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल व्यू आप पूछेंगे कि अगर लगता है कि आपको इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा और इतनी जल्दी बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर है इंटरेस्ट रेट पे, तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट अगर 200 बेसिस पॉइंट्स घटा है तो 200 बेसिस पॉइंट्स वापस उतना जल्दी बढ़ेगा, वो मुझे नहीं लगता। मेरा सुझाव ये बोरोवर्स के लिए यही रहेगा कि अभी एक बार का हम प्रेशर देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आगे जाते हुए जैसे ये नॉर्मलाइज होता है तो आप वापस देखेंगे इंटरेस्ट रेट अगर इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं तो घटना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप इतना एट दिस जंक्शन कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। बने रहें, फ्लोटिंग रेट है, ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन क्या अभी फिक्स रेट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई भी इमीडिएट रिएक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। हाँ, एक बात तो क्लियर हो गई, जो दोनों हमारे पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं वो दोनों आपको ये कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब आपको अपने लोन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, लोन को शिफ्ट नहीं करना है, ये बात अब तक क्लियर हो गई है। अब रमेश सिंह जी, एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2019 से जब रेपो रेट में कमी शुरू हुई थी तो 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5% की कमी की गई।
अब चूंकि इन्फ्लेशन का कंसर्न आरबीआई गवर्नर ने खुद जताया है, हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल हालात अभी क्या है महंगाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, क्रूड को लेकर के, आपके हिसाब से कितनी संभावना आपको दिख रही है कि जब दरें बढ़नी शुरू होंगी अगर अगली पॉलिसी मीटिंग से, तो आपके हिसाब से कितनी दरें हर क्वार्टर में बढ़ सकती है और कहां तक बढ़ सकती हैं? क्या इतनी ही बढ़ोतरी जितनी कमी हुई थी 2.5% के आसपास की, या उससे ज्यादा या उससे कम? देखिए बहुत कुछ संभव करता है किस तरह से ग्लोबली थिंग्स चेंज हो रही है। मैं जहां तक जानता हूं कि अगले 1 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास ही ये जो आपके रिपो रेट है उसको बढ़ाने की संभावना दिखती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो इस समय 7% सीपीआई चल रहा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स 14% के पास में आया और डबल डिजिट में चल रहा है, तो एक और कोई रास्ता बचता है कि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अगले 1 साल में बढ़ेंगे तो उसके प्रोपोर्शन में हमारे जो एग्जिस्टिंग एमसीएलआर वगैरह है वो भी उसके आसपास ही बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई 2% के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट सडनली इतना बढ़ जाएगा, कभी ऐसा होगा नहीं। अच्छा। मैं लगता हूँ कि इस समय मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जिन लोगों ने इस समय हाउसिंग लोन लिया है 10 साल का, मान लीजिए 10 लाख रुपए लिए हुए हैं और आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70 है, 10% से एसबीआई रेट ऑफ 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया रिजर्व बैंक ने, तो 10 साल के लोन के लिए उसकी जो ईएमआई है वो सिर्फ 51-52 रुपए से बढ़ेगी पर लाख के ऊपर। और सिमिलरली उसकी जो 20 साल के लोन है वहां पे 60 रुपए से उसकी ईएमआई बढ़ेगी। तो ये एवरी 10 बेसिस पॉइंट के लिए, तो अगर वो 0.5% से बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 250 रुपए 300 रुपए उसका ईएमआई बढ़ेगी इस पर्टिकुलर इसके ऊपर इंटरेस्ट के रूप में। ओके सर। तो अब चूंकि इनकम उस समय बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, कोविड में सब कुछ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे। अब चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है तो ये भी साथ में मानना पड़ेगा कि बैंकों की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेंगे और ये लोन के ऊपर भी उनको इस तरह से बढ़ेगा। तो ये जो टोटल बढ़ोतरी मुझे दिखाई दे रही है अगले 1 साल के अंदर वो 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। आप कह रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अभी बढ़ोतरी की गुंजाइश आपको दिख नहीं रही है। एक सवाल, छोटा सवाल रमेश जी आपसे, ये कि ये जो बढ़ोतरी एमसीएलआर में अभी हुई है और जब ये पास ऑन कस्टमर तक होगी, क्या ये सभी कस्टमर पर पास ऑन होगी या उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले लिया है या बाद में? नहीं, देखिए मैं जहां तक बता दूं कि इसमें जो किसानों के जो लोन हुआ करते हैं कृषि कर्ज वगैरह, वो एक अलग तरह के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वो इसमें टच नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो रिटेल लोन जितने भी हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, ये जितने भी सब लोन है उन सब के ऊपर 99% केसेस के अंदर ये जो व्हीकल लोन वगैरह जो होते हैं, रिटेल लोन जितने वो होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, वैसे एमसीएलआर लिंक प्लस स्प्रेड के ऊपर लगे रहते हैं। अच्छा, वो फ्लोटिंग हुआ करते हैं। ठीक बात। तो ऐसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे ही उसमें एमसीएलआर 10 बेसिस से बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, उसकी जो कॉस्ट ऑफ जो ये है बोरिंग, वो भी 10 बेसिस पॉइंट से अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक ने स्प्रेड फिक्स रखा हुआ है, एमसीएलआर प्लस आधा, एमसीएलआर प्लस 1, एमसीएलआर प्लस 2, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द कस्टमर, टाइप ऑफ लोन वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर एसबीआई ने 10 बेसिस पॉइंट से उसके एमसीएलआर बढ़ी हुई है, तो वो 10 बेसिस पॉइंट के आसपास ही अपने बोरोस के ऊपर इसको पास ऑन करेगा उतने। अच्छा, उतना ही पास ऑन होगा, ठीक बात है। ये बहुत चीजें क्लियर हो गई। और एमसीएलआर की अहमियत इसलिए है क्योंकि एमसीआर लिंक्ड जो लोन है वो सबसे ज्यादा है, 53% से ज्यादा, और इसीलिए इसका बेस बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन फिरोज जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अब चूंकि ये दरों में बढ़ोतरी का दौर अब शुरू हो गया है और आगे और होना है, तो इसको कंपनसेट कैसे किया जाए? क्योंकि भाई जिन लोगों ने मान लीजिए 0.7%, 6.8%, 6.9% पर जिनका लोन है, उनकी ईएमआई अगर बढ़ जाती है, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो उसको कंपनसेट करने का क्या तरीका है सर? देखिए 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा ब्याज बढ़ता है तो ये जो ब्याज है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने तो हमेशा लोगों से यही कहा है कि आप अगर होम लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई जितनी भी है उसका 10% आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आपकी 40,000 रुपए की ईएमआई जाती है तो आप 4,000 रुपए की एसआईपी कर लें,
44,000 रुपीज इन्वेस्ट कर लें, अगर आपने इसकी कंपाउंडिंग देखी और 13, 14, 15% की रिटर्न एसआईपी पे देखी, तो जो भी आप ब्याज पे करने वाले हैं 20 सालों तक, वो पूरा वापस आ जाएगा ये 4,000 रुपए की एक्स्ट्रा एसआईपी करने से। yes. तो ये आप आंकड़ा आप देखेंगे तो आपकी ना सिर्फ ब्याज बट आपका ओवरऑल कैपिटल जो पे किया वो भी लाने की क्षमता रखता है, ओनली 10% ऑफ द ईएमआई। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंड। ये तो जरूर एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन करना ही चाहिए। दूसरा, आपको इतना फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 0.1% का जो इंक्रीज है, ये 2% घटा है तो 2% वापस ऊपर जा सकता है, 2.5% नहीं जा सकता, क्योंकि रेपो रेट घटा है। रेपो रेट घटा है, बट आपकी जो 3 साल पहले होम की दरें थी वो 1% ही घटी है। 5% ही बैंकों ने पास किया है। ठीक बात। बैंकों ने 2.5% पास नहीं किया है, तो वापस 2.5% ले नहीं पाएंगे। सिर्फ मैक्सिमम बढ़ने की गुंजाइश मेरे हिसाब से आधा से 5% है अगले 2 सालों में, तो उसमें इतना व्यय की आपको जरूरत है। ठीक है। तीसरा, एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए, जैसे मैंने होम क्रेडिट अकाउंट कहा था, वो होम क्रेडिट अकाउंट करें। और तीसरा, ये इंपॉर्टेंट ये चीज है कि होम लोन की जो रेट्स हैं वो नेगोशिएटेबल है। तो अपने बैंकर से बात करके नेगोशिएट कर लें। सर, एक जो आपने अकाउंट की बात कही, होम क्रेडिट अकाउंट की, उसको जरा और डिटेल में बताएं कि मान लीजिए मैं एसबीआई से मैंने होम लोन लिया है, तो उसके लिए क्या अलग से हमें बोलना पड़ता है, मतलब उसका क्या प्रोसीजर है उस अकाउंट का, ये जरा समझा दें ताकि दर्शकों को आसानी हो इसको करने में। करेक्ट। तो ये होम क्रेडिट अकाउंट्स काफी सारी एमएनसी बैंक्स तो ऑफर करती हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स और इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ऑफर करती होंगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो होम लोन होता है उसके साथ एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है। जब भी आपके पास अधिक पैसे हों 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो आप जो अधिक पैसे हैं वो सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। जब आप वो सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं तो वो पैसे जो भी आपने रखे हैं उतने दिन का उसका ब्याज आपका डिडक्ट हो जाता है। सो पॉइंट स्टैंडिंग अमाउंट है सर, वो भी कम दिखता है क्या? मान लीजिए मेरा 20 लाख का लोन बाकी है और अगर मैंने होम क्रेडिट अकाउंट में 2 लाख रुपए रख दिए, तो क्या वहां 18 लाख रुपए ही शो होगा, या शो होगा 20 लाख लेकिन इंटरेस्ट लगेगा 18 लाख पे? नहीं, वो शो होगा ही 18 लाख। अच्छा, ओके। अकाउंटिंग के हिसाब से वो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज को 18 लाख कर देगा और इसीलिए 18 लाख का ही ब्याज लगेगा। अच्छा। अभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आउटस्टैंडिंग लोन पे इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। जैसे आपने 2 लाख किया तो 18 लाख की लोन आउटस्टैंडिंग होगी और 18 लाख पे ब्याज काउंट होगा। दोनों ही हैंड इन हैंड जाते हैं। ये फैसिलिटी आपने कहा कि बहुत सारी बैंकों, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे बैंकों में है ये सुविधा, तो आप क्या कहेंगे? जहां तक कि मेरी जानकारी है, पूरी एमएनसी बैंक्स तो इसको ऑफर करती हैं एज अ सर्विस। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक में 2 बैंकों से मेरी बात हो रखी है, तो वहां है। नेशनलाइज्ड बैंक्स में ये सुविधा प्राप्त है कि नहीं है, ये इसकी जानकारी मुझे आज नहीं। ठीक है। अब रुंगटा जी, एक सवाल मेरा आपसे, ये तो हमने बैंकों के लोन की बात की, लेकिन मान लीजिए किसी ने एनबीएफसी से लोन लिया है, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये एमसीएलआर बढ़ने का? उनका लोन क्या ज्यादा महंगा हो जाएगा? उनकी ईएमआई ज्यादा बढ़ने की आशंका होगी? रुंगटा जी। मृत्युंजय जी, ये सीधी सी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं और अगर आपने एक एनबीएफसी से भी फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट लोन लिया है, तो आप पे भी इसका असर आएगा। तो एनबीएफसी का जो कैलकुलेशन होगा, उनका इंटरेस्ट रेट प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो लगाते हैं वो, तो ये उन पे भी लागू होगा जो एनबीएफसी से लोन लिए हैं। तो यस, ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं, सो एनबीएफसी के तो हो सकता है कि आज की तारीख में ही आपके बैंक से थोड़ा ज्यादा ब्याज आप ऐसे भी दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो थोड़ा स्लाइटली हायर होता है। ओके। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आज की तारीख में आप अगर एनबीएफसी बोरोवर हैं या आप एक बैंक के बोरोवर हैं, आपको ये मान के चलना होगा और आपकी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा कि आपका ईएमआई आगे जाते हुए बढ़ने वाला। ओके जी, बहुत शुक्रिया रुंगटा जी आपका, फिरोज जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। अब जिस तरह से कर्ज महंगा होने वाला है, तो उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।